हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ये क्वेश्चन न केवल आपके लिए रीट की परीक्षा अपितु सभी अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, चाहे आरएएस प्री का एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर नेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चलो हम तो इसी तरीके से हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्रतिदिन एक नई टेस्ट सीरीज़ का लाभ लें। चलो चलते हैं हम आज की अपनी क्वेश्चन बैंक पे। तो आज का हमारा वैदिक सभ्यता भाग 2 के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की नहीं थी। तो हम देखते हैं, देखिए ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन प्रतिसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार प्रथा का यहाँ प्रचलन था, वर्ण व्यवस्था यहाँ जन्म पर आधारित थी, नारी व्यवस्था का सम्मानीय स्थान था। देखिए इसका राइट आंसर होगा वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर। राइट आंसर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से, किस वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई है। देखिए चारों वर्णों की उत्पत्ति ऋग्वेद के एक मंडल में विराट पुरुष के शरीर के 4 अंगों से बताई गई है। तो इसमें ऋग्वेद आंसर होगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के शरीर के 4 अंगों से बताई है। जैसे मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई है, मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। निम्न में से कौन सी प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी? दास प्रथा, नियोग प्रथा, बाल विवाह और पुनर्विवाह। देखिए दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी, नियोग प्रथा का भी प्रचलन था, पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। यहाँ बाल विवाह का ऋग्वैदिक काल में प्रचलन नहीं था, क्योंकि बालिकाएं लंबी काफ़ी आयु के बाद, पढ़ने लिखने के बाद तब विवाह करती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? देखिए कुछ विदुषी महिलाएं होती थी जो आजीवन अविवाहित रहकर अध्ययन का कार्य करती थी। उनमें जैसे घोषा है, अपाला है, लोपामुद्रा है, सची है, पैलोमी है, कांचावृति है। तो ऐसी महिलाएं जो जीवन अविवाहित रहकर अध्ययन का कार्य करती, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। निम्न में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी? देखिए ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी महिलाएं हुई हैं, जैसे घोषा है, पाला है, सची है, पैलोमी है, लोपामुद्रा है। लेकिन गार्गी यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी, बल्कि ये उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला थी। तो राइट आंसर है गार्गी। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई? देखिए अभी हमने देखा था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो राइट आंसर क्या है? 10वें मंडल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है? देखिए अनुलोम और प्रतिलोम 2 प्रकार के विवाह होते थे। अनुलोम का मतलब है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या। प्रतिलोम का मतलब है उच्च वर्ण की कन्या, निम्न वर्ण का पुरुष। तो ब्राह्मण विमद का विवाह क्षत्रिय कुमद से, ये एक अनुलोम विवाह का उदाहरण हो गया। तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। क्षत्रिय पुरुष का वैश्य करना, ये भी अनुलोम का उदाहरण है। वैश्य पुरुष का शूद्र कन्या से विवाह, ये भी अनुलोम विवाह का उदाहरण है। महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह आया ययाति के साथ, ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे उच्च वर्ण की कन्या है, उससे निम्न वर्ण का पुरुष है। शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में पहली बार मिलता है? देखिए शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार हमें मिलता है। यहाँ विराट पुरुष के शरीर के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई थी। ऋग्वैदिक काल में भूमि पर किसका अधिकार माना जाता था? देखिए ऋग्वैदिक काल में भूमि पर ना तो राजा का अधिकार होता था, ना किसान का माना जाता था, ना जमींदार का माना जाता था। किसका माना जाता था? कबीले का अधिकार माना जाता था, क्योंकि भूमि किसके नियंत्रण में रहती थी? कबीले की। और ऋग्वैदिक कालीन आर्य कबीले के रूप में बटे हुए थे और राजा कबीले का मुखिया होता था। निम्न में से कौन सा नाम ऋग्वैदिक काल में गाय का नहीं मिलता है? देखिए ऋग्वैदिक काल में अगन्या, अष्टकर्णी, गोसु ये सब गाय से संबंधित हैं और गाय के नाम के रूप में प्रयुक्त हुए थे, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हैं, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? बलि देखिए ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार का कर था।
तो यहाँ पे हम देखते हैं जबरन लिया गया, स्वेच्छा से दिया गया कर, उधार दिया गया। देखिए पहले तो हमें ये पता है कि ये कर है, तो हम अपने ऑप्शन में आंसर कैसे निकालेंगे कि जबरन लिया गया कर। जबरन ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था लगभग वैसी नहीं थी, अन्याय पर आधारित नहीं थी, तो यहाँ पे जबरन तो ले ही नहीं सकते, तो स्वेच्छा से दिया गया एक प्रकार का कर था, उधार दिया गया धन है नहीं। राइट आंसर जबरन लिया गया कर। ऋग्वैदिक काल आर्य निम्न में किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्य तांबा का भी प्रयोग करते थे, कांसा का भी प्रयोग करते थे, सोना का भी प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन लोहे का कोई प्रयोग नहीं मिलता, क्योंकि लोहे का प्रयोग सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में किया गया था और अंतरजी खेड़ा से सबसे पहले भारत में लोहे के साक्ष्य मिले थे। ऋग्वैदिक काल में सबसे मुख्य व्यवसाय किसका था? बुनकरों का, चर्मकार का, कुम्हार का, बढ़ई का। देखिए ऋग्वैदिक काल में सबसे अच्छा व्यवसाय या सबसे मुख्य व्यवसाय था बढ़ई का, जो रथों का निर्माण भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में पणि कौन थे? देखिए दासों का एक वर्ग, सूदखोरों का एक वर्ग, मवेशी चोरों, व्यापारी। पणि ऋग्वैदिक काल में मवेशियों के चोर होते थे, व्यापारी होते थे। आर्यों के साथ कभी इनकी मित्रता होती और कभी इनकी शत्रुता होती थी। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा था? देखिए किसने 3 श्रेणियों में बांटा था। देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 श्रेणियों में, आकाशीय देवता, अंतरिक्षी देवता और पृथ्वी के देवता के रूप में यास्क ने अपने निरुक्त में बांटा था। निम्नलिखित में कौन सा देवता आकाशीय देवताओं के अंतर्गत नहीं आता था? देखिए आकाशीय देवताओं में आपके हैं जैसे सूर्य है, सवित्र है, वरुण है, पूषण है, ये सभी देवताएं आते थे, लेकिन रुद्र अंतरिक्ष के देवताओं के अंतर्गत आता था। सही आंसर है रुद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? देखिए हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता था इंद्र, अतः सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख है? इंद्र का। दूसरे नंबर पर अग्नि है, तीसरे पे वरुण, चौथे पे सोम देवता। ऋतस्य गोपा के नाम से किस देवता को जाना है? देखिए ऋत का संरक्षक माना गया है वरुण देवता को, अतः ऋतस्य गोपा नाम किसे दिया गया था? वरुण देवता को, जो ऋत को बनाए रखते थे। ऋत एक जगत की अलंघनी नैतिक प्राकृतिक व्यवस्था का नाम था। षष्ठी की नियमितता भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था के रूप में किस देवता को जाना जाता था? देखिए वही वरुण आ गया, क्योंकि सृष्टि की नियमितता भौतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में कौन काम करती थी? ऋत, और ऋत के संरक्षक कौन थे? वरुण देवता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित था? देखिए ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित था, यहाँ लगभग 114 श्लोकों में सोम देवता की स्तुति की गई है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? देखिए गायत्री मंत्र जैसे हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये जो है वो सवित्र देवता को समर्पित है। सवित्र सूर्य का पहले वाला भाग होता है, यानी सुबह जस्ट सूर्य निकलता है तो उसके तेज प्रकाश होने से पहले का भाग सवित्र कहलाता है, उसी को समर्पित है गायत्री मंत्र। किस देवताओं की आँख कहा जाता था? देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RAS वगैरह सभी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये है आपका सविता। सविता को देवताओं की आँख कहा जाता था। परम तत्व की एकता मानने वाली विचारधारा क्या कहलाती? परम तत्व की एकता, यानी द्वैत नहीं, एक ही है परम तत्व। इस विचारधारा मानने वाली विचारधारा क्या कहलाती थी? एकवाद, मोनिज्म। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं पूछा हुआ, चाहे MP में चाहे राजस्थान में हो। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए हम देखते हैं ऋग्वैद काल में कृषि का ज़्यादा प्रयोग नहीं, क्योंकि आर्य घुमंतु जीवन जीते थे। व्यापार वाणिज्य होगा नहीं, जब कृषि नहीं होगी तो उद्योग धंधों का भी ऐसा नहीं था। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। इस तरीके से यहाँ पे पशुपालन राइट आंसर है। तो आज जैसे मतलब पिछले बार की तरह आज भी हमने एक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता भाग 2 को देखा था। चलो हम कल फिर आपके सामने वैदिक सभ्यता भाग 3 में उपस्थित होंगे। इसी तरीके से आप इन टेस्ट सीरीज़ का अध्ययन करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जो नई चीज़ें हैं उनको प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।